भारत में जहां ओमिक्रॉन के कारण तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, वहीं इजराइल में कोरोना की 5वीं लहर शुरू हो चुकी है। शनिवार को ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले मामले की पुष्टि हुई। इसके बाद इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट ने इजराइल वासियों से अपील की कि वो ओमिक्रॉन के प्रकोप को देखते हुए जल्द से जल्द अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाएं। आपको बता दें कि पिछले महीने इजराइल में 5 से 12 साल तक के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो चुका है। हालांकि अधिकारियों की माने तो इजराइल में इस आयु वर्ग का वैक्सीनेशन दर बेहद कम है। इजराइल में तकरीबन 41 लाख आबादी वैक्सीनेट। आपको बता दें कि इजराइल में इस साल की शुरुआत में वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। देश की कुल 93 लाख आबादी में से 41 लाख से अधिक लोगों को फाइजर बायोटेक वैक्सीन की तीसरी खुराक मिल चुकी है। देश में ओमिक्रॉन संक्रमण के अब तक 134 मामले सामने आ चुके हैं। इजराइल ने ओमिक्रॉन के संक्रमण को फैलने के रोकने के लिए पिछले महीने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बंद कर दी थीं। इजराइल में प्रवेश की अनुमति नहीं। दरअसल इजराइल ने 5वीं लहर को रोकने के लिए सरकार की तरफ से सख्त कदम उठाए हैं। इजराइल में दूसरे देशों के नागरिकों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं विदेशों से आने वाले इजरायलियों के लिए आइसोलेशन में रहना अनिवार्य है। साथ ही कोरोना वायरस के अत्यधिक मामले वाले देशों को इजराइल ने अपनी रेड श्रेणी में रखा है और इजराइल वासियों का इन देशों में जाना प्रतिबंधित है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने रविवार को सिफारिश की कि अमेरिका और कनाडा को भी सूची में शामिल किया जाए। इस संबंध में जल्द ही निर्णय किए जाने की संभावना है। ओमिक्रॉन के गंभीर मामले नहीं, फिर भी क्यों है खतरनाक? अभी तक के ओमिक्रॉन के आंकड़ों पर गौर करें तो पाएंगे कि ओमिक्रॉन का कोई गंभीर मरीज नहीं मिला। इससे अब कम ही मौतें हुई हैं। लेकिन फिर भी आखिर इस वेरिएंट की इतनी दहशत क्यों है? आखिर क्यों इस वेरिएंट को लेकर पूरा विश्व चिंता में डूबा हुआ है? आखिर क्यों इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है? तो चलिए हम आपके इस सवालों का जवाब देते हैं। दरअसल दक्षिण अफ्रीका में मिला वेरिएंट ओमिक्रॉन लगभग 1 महीने में 70 से अधिक देशों तक पहुंच चुका है। कई यूरोपीय देशों, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में केसेस फिर से रफ्तार पकड़ रहे हैं। ब्रिटेन में रोजाना कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ नए मरीज सामने आ रहे हैं। क्या दुनिया में नए केसेस ओमिक्रॉन की वजह से ही बढ़ रहे हैं? अब सवाल ये है कि क्या दुनिया में नए मरीज ओमिक्रॉन के कारण आ रहे हैं? तो दरअसल ओमिक्रॉन का पहला मरीज 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में मिला था। तब दक्षिण अफ्रीका में हर रोज कोरोना के तकरीबन 300 से 400 मरीज मिल रहे थे। लेकिन अब हर रोज दक्षिण अफ्रीका में 26 से 28 हजार तक मामले सामने आ रहे हैं। वहीं साउथ अफ्रीका में मिल रहे 98% नए केसेस के पीछे ओमिक्रॉन को वजह माना जा रहा है। ब्रिटेन की माने तो ब्रिटेन में रोजाना तकरीबन 90,000 के आसपास मामले आ रहे हैं। हालांकि यहाँ नए केसेस की वजह पहले से मौजूद डेल्टा वेरिएंट ही है, लेकिन 2.4% नए केसेस ओमिक्रॉन की वजह से आ रहे हैं। वहीं अमेरिका की बात करें तो यहाँ रोजाना 1 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। लेकिन अमेरिका में एनालाइज किए गए कुल सैंपल्स में से केवल 3% ही ओमिक्रॉन के हैं। बाकी 97% केसेस के पीछे डेल्टा वेरिएंट ही जिम्मेदार है। यानी ओमिक्रॉन भले ही तेजी से फैल रहा हो, लेकिन दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर जिन देशों में ज्यादा केसेस हैं, उसकी वजह पहले से मौजूद डेल्टा वेरिएंट ही है। ओमिक्रॉन को इतना खतरनाक तो मौतें कम क्यों हो रही हैं? अब सवाल ये है कि आखिर जब ओमिक्रॉन इतना ही खतरनाक है तो उससे मौतें कम क्यों हो रही हैं? तो इसको आप ऐसे समझिए कि ओमिक्रॉन पर हांगकांग यूनिवर्सिटी की स्टडी कहती है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ओमिक्रॉन डेल्टा या ओरिजिनल स्ट्रेन के मुकाबले 70 गुना ज्यादा तेजी के साथ फैलता है। हालांकि लंग टिश्यू में ये 50 से 60 गुना तेजी के साथ फैलता है। यानी ओमिक्रॉन का फेफड़ों पर इतना गंभीर असर नहीं होता। इसी कारण ओमिक्रॉन की वजह से लोगों में गंभीर लक्षण भी नहीं देखे जा रहे। एक्सपर्ट्स इसे डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी से भी जोड़ते हैं। वायरस खुद को जिंदा रखने के लिए अपने आप में बदलाव करता रहता है। खतरनाक स्ट्रेन की वजह से मरीज की मौत हो जाती है और वायरस भी मर जाता है। इसलिए खुद को अधिक से अधिक समय तक जीवित रखने के लिए वायरस खुद में बदलाव मरीजों में केवल हल्के लक्षण पैदा कर रहा है, ताकि उसे लंबे समय तक एक होस्ट बॉडी मिले। वैक्सीन ओमिक्रॉन पर कम प्रभावी तो बूस्टर डोज क्यों? कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन पर वैक्सीन कम प्रभावी है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर जब ओमिक्रॉन पर वैक्सीन कम प्रभावी है तो ऐसे में वैक्सीन दी ही क्यों जा रही है? तो चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। इसको समझने से पहले एक चीज समझिए, वो ये कि आपके शरीर में एंटीबॉडी बिल्कुल न होना और कम होना 2 अलग अलग बातें हैं। एंटीबॉडी नहीं होगी तो सबसे ज्यादा खतरा होगा, लेकिन एंटीबॉडी भले ही कम हो तो भी वो वायरस को रोकने में कारगर होगी। स्टडीज में सामने आया है कि वैक्सीन लेने के 9 महीने बाद शरीर में एंटीबॉडी कम होने लगती है। इसलिए शरीर में एंटीबॉडी लेवल बनाए रखने के लिए बूस्टर डोज दिए जा रहे हैं
ओमिक्रॉन के खिलाफ वैक्सीन की इफेक्टिवनेस भले ही कम हो, लेकिन टी सेल पर कोई असर नहीं पड़ता। टी सेल हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है जो इन्फेक्शन से निपटने का काम करती है। टी सेल इन्फेक्टेड सेल्स को नष्ट कर देती है, जिससे इन्फेक्शन की रफ्तार धीमी हो जाती है। क्या वाकई ओमिक्रॉन खतरनाक है? एक स्टडी के मुताबिक ओमिक्रॉन वायरस भले ही खुद बहुत ही कम गंभीर हो, लेकिन तेजी के साथ फैल रहा है। एक तेजी के साथ फैलता वायरस गंभीर बीमारी और मौत की वजह बन सकता है। ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन में ही 26 से 32 म्यूटेशन हैं। आपको बता दें, स्पाइक प्रोटीन से ही वायरल शरीर में प्रवेश के रास्ते खोलता है। इसकी तुलना अगर डेल्टा वेरिएंट से करें तो हम पाएंगे कि स्पाइक प्रोटीन में 18 म्यूटेशंस हुए थे। ऐसे में लापरवाही कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लिहाजा हम सभी को कोरोना से तकरीबन 2 साल से चल रही इस जंग को जीतने के लिए सावधानियां बरतने की अपील सरकार लगातार कर रही है। साथ ही गाइडलाइंस का पालन करने की भी हम सभी को जरूरत है। अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं ली तो जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं और खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित पाएं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।